तो दोस्तों, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने आर ओ ए आर ओ 2023 के मैथ और रीजनिंग के सिलेबस में डिस्कस किया था और मैंने उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी थी कि किस तरह के चैप्टर आने वाले हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हमने आर ओ ए आर ओ मैथ और रीजनिंग की तैयारी अच्छी से करनी है ताकि हम एग्जाम में 40 प्लस स्कोर कर पाए मैथ और रीजनिंग में। तो अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग की क्लासेस देने वाला हूं। प्रत्येक हफ्ते में मैं आपको 3 क्लासेस दूंगा, जिसमें 2 आपकी रीजनिंग की क्लास होगी और 1 क्लास आपकी मैथ की होगी। यानी कि प्रत्येक हफ्ते में 2 क्लास मैं आपको रीजनिंग की दूंगा और 1 क्लास मैं आपको दूंगा मैथ की। और एग्जाम होने से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि इस सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाए। 3 ही क्लास इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मैं भी जो हूं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं भी काम करता हूं, इसलिए मुझे भी ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता वीडियोज बनाने का। लेकिन मैं अगर 3 वीडियो भी बनाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों का सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आगे की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है उसमें मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए जो आर ओ ए आर ओ 2016 में एग्जाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन। तो उसमें कुल मैथ के 14 क्वेश्चंस आए थे। 14 क्वेश्चंस आए थे उस एग्जाम में। तो उन 14 क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन में एक हमें सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, उसे सॉल्व करना है। तो देखो, बचपन से हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा। देखिए, ये स्क्वायर दिख रहा है, बीच में माइनस है। तो इस तरीके का हम फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आते हैं। फॉर्मूला रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। काफ़ी पढ़ा होगा आपने, 6, 7, 8 में काफ़ी यूज होता है ये फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार ऊपर वाले को प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो 2.39 प्लस 1.61 इंटू 2.39 माइनस 1.61, यानी कि एक बार प्लस कर दिया a प्लस बी, एक बार a प्लस बी कर दिया और एक बार a माइनस बी। अपॉन में जो है उसको भी एज इट इज लिख देते हैं 2.39 माइनस 1.61। अब देखो, 2.39 माइनस 1.61 नीचे भी है, 2.39 माइनस 1.61 ऊपर भी। ऊपर नीचे जो चीज कॉमन होती है वो कट जाती है, तो ये दोनों कट जाएंगे और हट जाएंगे। बचा ये, तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड करते हैं, 9 प्लस 1 हो जाएगा आपका 10, 0 आ जाएगी, ठीक है, और 1 कैरी हो जाएगा। 3 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 एक 10 हो जाएगा। पॉइंट एज इट इज जहां पे है वहीं पे आ जाएगी। और 2 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 3, और एक कैरी हो गया, कितना हो गया आपका 4। 4.0 मतलब हुआ आपका 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। बहुत आसान सा था, बस एक फॉर्मूला लगना था, ठीक है, और इजीली हमारा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका अनुपात समानुपात से रिलेटेड है। ये देखिए, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 तो x का मान क्या है। आर ओ 2016 में आया है। तो जब भी आपका अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन आता है तो बीच वाले की गुणा आप बीच वाले से कर दो। तो x गुणा 5 हो जाएगा आपका कितना 5x, ठीक है, बराबर फर्स्ट वाले की गुणा कर दो आप लास्ट वाले से। तो 0.75 को 8 से गुणा करो। 75 गुणा 8 कितना होता है आपका 75 गुणा 8 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 600। देखो, दशमलव कितने अंक बाद थी 2 अंक बाद, तो यहां भी 2 अंक बाद लग जाएगी, यानी कि 5x बराबर आ गया 6। अब 6 में ये 5 यहां से वहां चला जाएगा, 5 की भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 जाता है। उसके बाद शेषफल बचा 1, उसमें नहीं जाता तो दशमलव लगाएंगे। शेषफल 1 बचा था, 0 लग जाएगी, तो 5 दूना
10। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा आपका 1.2 या 1.20, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगाई जा सकती है। हमारा आंसर हो जाएगा 1.20। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका औसत से रिलेटेड है, एवरेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ते हैं। एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? देखो, एक तो मैं इसको आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड में, ताकि पेपर में आप लोग कंफ्यूज ना हो, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा कर लें। बाकी दूसरा, हम थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर करें ना क्वेश्चन को, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 मेथड से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड करते हैं। देखो, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 22 विद्यार्थी हैं, और 22 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। औसत आयु 21 वर्ष है। कितने विद्यार्थियों की? 22 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 21 वर्ष है। ठीक है। तो अगर औसत आयु दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? कुल आयु निकाल सकते हैं कि पूरी क्लास की कुल आयु कितनी है। तो कुल आयु निकालने के लिए विद्यार्थियों की संख्या गुणा कितना एवरेज है, उनको गुणा कर देंगे। तो 22 गुणा 21 करोगे तो 22 एकम 22 का 2, ठीक है, हासिल 2। 22 दूना 44, 44 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 46, यानी कि आ जाएगी टोटल 462। ठीक है। अब क्या कह रहा हो? शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर, अब अगर 22 थे पहले क्लास में, अब 22 में एक शिक्षक ऐड हो जा रहा है, तो 22 में एक शिक्षक ऐड हो जाएगा। टोटल कितने लोग हो जाएंगे क्लास में? 23 लोग हो जाएंगे। तो वो कह रहा है शिक्षक की आयु ऐड करने पर औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो, पहले औसत कितना था? 21, लेकिन अब जैसे शिक्षक आ गया, यानी कि 22 से 23 लोग हो गए, तो 21 से औसत भी क्या हो गया? 1 वर्ष बढ़ गया। पहले औसत 21 वर्ष था, अब 1 वर्ष बढ़ गया, तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया। तो पहले 21 था, अब कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। ठीक है। तो अब औसत आयु क्लास की 22 हो चुकी है। तो अब यहाँ भी हम, अब जब शिक्षक शामिल हो गया तो 22 वर्ष हो गई। अब हम कुल 23 लोगों की कुल आयु निकालते हैं। तो कुल आयु निकालने के लिए लोगों की संख्या गुणा औसत कितना है, तो इनको गुणा करेंगे। 23 दूना 46, 46 का 6 हासिल 4। 23 दूना 46, 46 और 4 कितना हो गया आपका? 50। ठीक है। 46 और ये कितना हो गया आपका? 50। अब देखो, 23 लोग हैं, 23 लोगों में से 22 लोगों को माइनस कर दूंगा, यानी कि 23 लोगों की कुल आयु में से 22 लोगों की कुल आयु माइनस कर दूंगा, तो किसकी आयु बच जाएगी? शिक्षक की। तो किसकी आयु बच जाएगी? शिक्षक की। तो माइनस करते हैं। 506 माइनस 462, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, और 50 में से 46 गया 4। तो आपकी कितनी हो जाएगी उम्र? 44 वर्ष। अगर देखो, आपने बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को करना है, तो आप उस तरीके भी कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ। क्लास में कितने विद्यार्थी थे? 22। औसत आयु कितनी थी? 21। अब एक शिक्षक आ रहा है, और शिक्षक के आने से ना औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 वर्ष की। मतलब औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। औसत आयु कितनी हो जानी है? 22 हो जानी है। मतलब क्लास में 22 लोग होने हैं ना, अगर औसत आयु भी कितनी हो जानी है? 22 हो जानी है। और लोग कितने होने हैं? 23। यानी कि 1 वर्ष सबकी उम्र में बढ़ेगा। 1 वर्ष सबकी उम्र में बढ़ेगा। आप दिमाग लगाओ, तो क्लास में 22 तो विद्यार्थी हैं, उनकी भी 1-1 साल उम्र बढ़ेगी, प्लस एक अध्यापक है, उसकी औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ेगी। तो पहले क्लास की औसत आयु कितनी थी आपकी? पहले क्लास की औसत आयु कितनी थी? ये मेथड 2 है। पहले क्लास की औसत आयु कितनी थी? 21। लेकिन अब क्लास में 23 लोग हो चुके हैं, और औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। तो 23 लोगों की उम्र में 1-1 साल की वृद्धि होगी, तभी तो औसत आपका 22 हो पाएगा। तो इसका मतलब 23 साल जोड़ना पड़ेगा इसमें। अगर 23 साल जोड़ेंगे तब जाके औसत 22 होगा, क्योंकि हर किसी का 1 साल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके औसत भी 1 साल बढ़ेगा। तो 21 + 23 कितना हो जाएगा आपका?
144 वर्ष। या आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को ना इसमें। तो चलिए, समझ में आ गया होगा आपका क्वेश्चन। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, ठीक है, गायें और मुर्गियां लोग के पास। यदि उसके सिरों की संख्या 48 है, यानी कि उन जानवरों की कुल सिरों की संख्या कितनी है 48, तथा पैरों की संख्या 140 के बराबर हो, यानी कि सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 140, तो मुर्गियों की संख्या है। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एक बात मुझे बताइए, क्या जितने जानवर होंगे उनके उतने ही सर होंगे? बिल्कुल। अगर सिरों की संख्या मतलब उनके जो सर हैं, हेड है, उनकी संख्या 48 है, हर जानवर का, मुर्गी का भी एक ही सर होता है, गाय का भी एक ही सर होता है, मतलब जितने सर उतने जानवर। तो इसका मतलब जो कुल जानवरों की संख्या है यहाँ पे, मुर्गी और गाय, वो टोटल कितनी है 48। कुल जानवर कितने हो गए 48, यानी जितने सर उतने जानवर, ठीक है। अब पैरों की संख्या 140 के बराबर है। अब पैरों की संख्या 140, लेकिन किसके कितनी है ये नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले कुल 48 हमारे पास जानवर हैं, एक मुर्गी मान लेंगे अब इसमें से, और एक गाय। तो अगर बात करूं मुर्गी की, तो मान लेते हैं मुर्गी की संख्या कितनी है, x मान लेता हूं। अब मुर्गी की संख्या कितनी हो गई, x मान लिया मैंने। अब देखो जो बची हुई होगी वो कौन सी होगी, गाय होगी। जो बची हुई संख्या किसकी होगी, वो गाय की होगी। टोटल 48 है, 48 में से x मुर्गी हो गई, तो 48 में से x घटा दो तो बचेगा क्या, गाय की संख्या, ठीक है। 48 में से x घटा दो तो ये हो जाएगी गाय की संख्या। तो गाय की संख्या कितनी हो गई आपका 48 माइनस x, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तथा पैरों की संख्या 140 के बराबर है। अब पैरों की संख्या बराबर 140 है। अब मुर्गी हमारे पास है x, गाय हमारे पास है 48 माइनस x। अब देखो अगर बात करूं इन दोनों की कुल संख्या जो है ना पैरों की, वो कितनी है 140। पैरों की संख्या, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 2 से गुणा करो, ठीक है। प्लस गाय के कितने पैर होते हैं 4, 4 से गुणा करो, यानी कि मुर्गी के पैर प्लस गाय के पैर बराबर कुल पैर कितने 140। ये क्वेश्चन ने हमें हिंट दी थी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 48 गुणा 4 कीजिए, 48 गुणा 4 कितना होगा, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चक्को 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19, माइनस 4x बराबर 140, ठीक है। x को x से माइनस करेंगे तो 4x में से 2x गया, आपका कितना हो जाएगा 2x बराबर 192 माइनस 140 हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा आपका माइनस करके 52, कट करेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा 26 बार। ये 26 आ गया हमारी x की वैल्यू। और x क्या माना हुआ था हमने, x क्या मानी थी हमने, मुर्गियां। तो x मुर्गियां मानी थी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 26, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन इसको है करने का, दूसरी मेथड भी है, दूसरी मेथड ऑप्शन से आप कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से अगर कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो मुर्गियों और गायों की संख्या कुल कितनी 48, क्योंकि जितने सर उतने जानवर, ठीक है। तो टोटल 48 है। सबसे पहले देखो, पहले अगर ऑप्शन लेते हैं कि मान लिया मुर्गियों की संख्या 24 है। अब मुर्गियों के पैर कितने होते हैं 2, तो इसको 2 से गुणा करो, ठीक है। प्लस कुल जानवर कितने 48, 48 में 24 मुर्गियां हैं, तो बचे हुए क्या होंगे आपके गाय। तो 48 में से 24 घटाओ, क्या बचा गाय। गाय कितनी हो गई आपका 24, गाय के कितने पैर होते हैं 4, कितने पैर होते हैं आपके गाय के 4। इसको हल करोगे 24 गुणा 2 प्लस 24 गुणा 4, तो इनको हल करना तो आपका आएगा 144। लेकिन हमारा आना क्या चाहिए, कुल पैरों की संख्या कितनी आनी चाहिए 140, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन नंबर गलत। अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे, मुर्गियों की संख्या कितनी मान लेंगे 25, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2, प्लस मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, प्लस
अब देखो कुल जानवर 48 है, 48 में 25 मुर्गी हैं तो बची हुई गाय होंगी। 48 में 25 घटा हुआ आपका कितना आ जाएगा 23। गाय के 4 पैर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो आप तो ये आ जाएगा, अगर इसको हल करेंगे 25 गुणा 2 23 गुणा 4 आपका आ जाएगा कितना 142। लेकिन आना कितना चाहिए 140, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, अगर मुर्गियों की संख्या 26 है तो 26 को 2 से गुणा करो क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं। टोटल 48 हैं, 48 में 26 माइनस करो कितने बचे गाय, तो ये हो जाएगा 22 गुणा कितने पैर होते हैं गाय के 4, 26 गुणा 2 करना 22 गुणा 4 करना जोड़ देना तो ये आपका आ जाएगा 140, यानी कि 140 मैच कर रहा है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। कोई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a का 20% b के बराबर है, यानी कि a का 20% करते हैं, का को हटाएंगे तो गुणा आ जाएगी, a का 20%, परसेंट जब हटता है तो बट्टे में 100 आ जाती है, तो a का 20% हो जाएगा a गुणा 20/100 बराबर किसके बराबर है, b के बराबर है। ये तो पहली कंडीशन दे दी। अब देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन, तब 20 का b% निम्न में से किसके समान है। यानी कि हमने 20 का b% निकालना है, तो b% निकालना है, सबसे पहले b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए इसको कट कर देंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई a इंटू 1 a/5। b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू हो गया a/5। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे निकालते हैं। 20 का b% यानी हमें निकालना है 20 का को मतलब गुणा का b% निकालना है, तो बराबर निकालते हैं 20 का b%, तो 20 गुणा b की जगह वैल्यू रख देते हैं, b की जगह हो जाएगा a/5, a/5। परसेंट को एज इट इज रहने देते हैं, परसेंट को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में भी परसेंट है, इसलिए परसेंट को मत हटाना। तो ये हो जाएगा 5 से काट देंगे, 5 चक्कू 20, तो ये हो जाएगा आपका a का 4% भी से बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा a का 4%। आसान सा था, कुछ ऐसा था नहीं क्वेश्चन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे, यानी कि जितने रुपए में उसने 20 अंडे खरीदे हैं ना, उतने में उसने 18 अंडे बेचे। यानी कि उतने में ही उसने क्या करा, 18 अंडे बेच दिए, मतलब जितने में खरीदे उतने में 18 अंडे बेच दिए। ठीक है, यानी कि अगर सीधे सीधे समझें तो क्वेश्चन कह रहा है उसने जितने में 20 अंडे खरीदे। चलो पहले मान लेते हैं उसने 20 अंडे खरीदे कितने रुपए में, 1 रुपए में मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब बेचे कितने में उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 18 अंडे भी उसने उतने रुपए में ही बेचे, मतलब रेट सेम है बेचने और खरीदने का। ठीक है, उतने बेचे तो माना 1 रुपए में उसने बेचे। लेकिन अब देखो अंडे का डिफरेंस है, 20 अंडे उसने खरीदे और 18 अंडे उसी रेट में बेचे, मतलब 2 अंडों का प्रॉफिट उसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 अंडे भी उसके बाद बचे हैं। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, जो अंडों की संख्या होती है ना वो बराबर कर लेनी, क्योंकि अगर अंडों की संख्या बराबर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने का लाभ हो रहा है कितने की हानि हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडों की संख्या बराबर करते हैं। देखो यहाँ 20 अंडे हैं 1 रुपए के, 18 अंडे हैं 1 रुपए के, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए देखो 18 की गुणा ऊपर कर दो, ठीक है, और 20 की गुणा आप नीचे कर दो, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 की गुणा इसमें करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 18 दूनी 36, 360 अंडे। ठीक है, और ये कितने रुपए के हो जाएंगे, 18 गुणा 1 18 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है, अब 20 की गुणा अंदर करता हूँ, 20 गुणा 18 करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 360 अंडे। ठीक है, और 20 की गुणा 1 से करता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 20 रुपए।
यानी कि हमने अंडों की संख्या बराबर कर दी। तो इसने 360 अंडे खरीदे कितने रुपए के? 18 रुपए के। और 360 अंडे कितने के बेचे? 20 रुपए के। तो इसने 18 रुपए में खरीदे और 20 रुपए के बेचे। इसे कितने रुपए का फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा। इसे 2 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, किस में हुआ फायदा? हमेशा किस में होता है? आपका क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। और क्रय मूल्य कितना हो गया है? 18। तो 2/18। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक है, 9 की भाग 100 में देता हूँ। 9 एकम 9, 9 एकम 9। शेषफल कितना बचा आपका? 1। 2 रुपए का लाभ हो रहा है। 18 में खरीदे, 20 में बेचे, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 11 1/9 क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 11 1/9 लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रॉब्लम ऑन एज से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी। एक आदमी है, आदमी को प्लस से दिखाना हमेशा, और जो उसकी पत्नी है यानी कि फीमेल को माइनस से दिखाना, और जो भी कपल्स होंगे उनको ऐसे दिखाना। ठीक है, तो उसकी पत्नी है, ये आदमी और उसकी पत्नी हो गई। आदमी प्लस और उसकी पत्नी माइनस। उनके 4 बेटे, 4 बेटे बनाते हैं। 1 2 3 4, 4 बेटे हो गए। 4 बेटे, बेटों को भी प्लस दिखा दिया। ठीक है, 4 बेटे हो गए उनके। ठीक है, और उनकी पत्नियां हैं, तो उनकी पत्नियां भी हैं। ठीक हो गया, उनकी पत्नियां भी बना दी। माइनस, बीवी को माइनस, फीमेल को माइनस, मेल को प्लस दिखा दिया। ठीक हो गया। ठीक है, परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और एक बेटी है। यानी कि परिवार के प्रत्येक बेटे के, यानी कि एक बेटा हो गया, इसके 3 बेटे प्लस 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 और एक बेटी है। ठीक है, इस वाले के भी 3 बेटे और एक बेटी होगी। ठीक है, इस वाले के भी 3 बेटे होंगे। सभी के 3 बेटे हैं। बड़ा खानदान हो गया है बहुत। ठीक है, इसके भी 3 बेटे और एक बेटी। बहुत बड़ा खानदान हो गया है तो इनका ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत बच्चे हुए, जनसंख्या बढ़ा दी इन लोगों ने। तो अब इतना ही बोला इन्होंने। अब बोल रहा है आगे, परिवार के सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि जितने प्लस है उनको काउंट कर लो, वही आपका आंसर होगा। तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए 6, 3 यहाँ हो गए 9, 3 यहाँ हो गए 12, 13 14 15 16 और एक 17। यानी कि टोटल कितने पुरुष हो गए? 17। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड है वो है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जो हर चक्र में ना ब्याज पे ब्याज लगता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि साधारण ब्याज होता है एक निश्चित ब्याज, यानी कि पहले साल जो ब्याज होगा वही, जब तक आपका ब्याज खत्म नहीं होता वही ब्याज आपका चल रहा होगा हर साल। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होते हैं। तो अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को देखते हैं। रमन ने 12,000 रुपये प्रति वर्ष 10.5% की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर उधार लिए। यानी कि उसने साधारण ब्याज पर उधार लिया 3 साल के लिए पैसा 10.5% की दर से। जबकि राहुल ने उतनी ही धनराशि उतने ही समय के लिए, यानी कि उसने भी सेम धनराशि ली, सेम समय के लिए ली, लेकिन 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लिया मतलब बंदा फंस गया, बंदा फंस गया, ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रमन की। रमन ने लिया आपका कौन सा ब्याज? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रमन की। तो रमन ने कौन सा ब्याज लिया? आपका साधारण ब्याज लिया है। ठीक है, साधारण ब्याज लिया है। कितने रुपए का लिया है उसने? कितने रुपए पे लिया है? 12,000 रुपये का उधार लिया है। कितने की दर से लिया है? 10.5% की दर से। परसेंटेज हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 100, 0 से 0 कटा आपका 0 से
जीरो कटा आपका, ठीक है। 10.5 की मल्टीप्लाई करोगे 120 में तो 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 12 पंचे हो जाएगा आपका 60 और 12 एक कम हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और कितने साल का है, 3 साल का, तो 3 साल से गुणा कर दो, तो 3 साल से गुणा करेंगे, 0 3 छक 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 12 तियां 36 और 1 37, कितना हो जाएगा आपका 3000 आपका 780 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज जो रमन का है। अब देखते हैं राहुल राहुल ने लिया है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। राशि सेम है, 12,000 पे लिया है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज लगता कैसे है, पहला दूसरा और तीसरे साल में कैसे कैसे लगता है, ठीक है। तो पहले साल अगर देखें 10% की वार्षिक दर पे लिया है तो 12,000 का 10% ले लो। 12,000 का 10% कितना होता है आपका, 12,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 1200, ठीक है। दूसरे साल देखते हैं, 12,000 का 10% निकाल लो 1200। अब जैसा कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, तो पहले साल जो ब्याज मिला उस पे भी ब्याज लगेगा। तो पहले साल ब्याज मिला 1200, तो 1200 पे भी 10% लगेगा। 1200 का 10% हो जाएगा आपका कितना 120। अब तीसरे साल में देखते हैं, पहले तो जो आपने उधार लिया उस पे लगेगा, तो 12,000 का 10% कितना 1200। अब पहले साल जो ब्याज मिला उसका 10%, पहले साल 1200 मिला, 1200 का 10% कितना 120। दूसरे साल भी 1200 ब्याज मिला, 1200 का 10% कितना 120। दूसरे साल 120 भी मिला ब्याज, तो 120 का 10% कितना, 120 का 10% निकालो कितना हो जाएगा 12। तो ये कुल आपका ये ब्याज हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं टोटल, ठीक है, ये कुल ब्याज हो जाएगा। इसे जोड़ते हैं, 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 आपका कितना हो गया 3600, 120 120 120 कितना 360 हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3,972 रुपये। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 3,972। तो ये राहुल ने कितना ब्याज चुकाया इतना, और रमन ने कितना इतना, माइनस कर दो 3972 माइनस 3780 माइनस करोगे ये 2 आ जाएगा, 17 में से 8 गया 9, और ये कितना आ जाएगा आपका 192। तो ज़्यादा ब्याज किसने चुकाया, राहुल ने, कितना 192। तो राहुल ने 192 रुपये ज़्यादा चुकाए, तो क्या हो जाएगा आंसर 192, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन रिलेटेड है आपका किससे, आयु से, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेज। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है, ठीक है, यानी कि औसत है, मध्यमान मतलब औसत। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान कितना है 27 वर्ष, यानी कि 27 वर्ष इनका मध्यमान है। तो अगर देखो दो लोग हैं पिता और पुत्र, ठीक है, फादर एंड सन, उनका मध्यमान 27 है, तो कुल आयु निकाल लो। तो दो लोग हैं, अगर संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे औसत को तो कुल आयु निकल के आ जाएगी कितनी 27 दूना 54 वर्ष, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 साल बाद 18 साल बाद क्या कह रहा है, 18 साल बाद कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, यानी कि 18 साल बाद जो फादर है वो अपने बेटे का दुगना होगा। तो बेटे की उम्र मान लो x, और फादर दुगना है तो फादर की उम्र मान लो 2x। अब 18 साल बाद इन दोनों की उम्र इतनी हो गई, ठीक है। तो अगर 18 साल बाद करूं, 18 साल बाद अगर फादर और सन की बात करूं, इन दोनों को जोड़ूं, तो 18 साल बाद इनकी उम्र का कुल योग कितना हो जाएगा 2x प्लस x। 18 साल पहले योग कितना है 54, ठीक है, 18 साल पहले 54 है। तो अगर 18 साल बाद दोनों की आयु का योग करते हैं तो दोनों की आयु ना 18 प्लस 18 बढ़ जाएगी, यानी कि बेटे की भी 18 साल बाद 18 उम्र बढ़ेगी और पिता की भी 18 साल बाद 18 उम्र बढ़ेगी। तो ये पिता की उम्र बढ़ गई, ये बेटे की उम्र बढ़ गई, तो 18 साल बाद
ये हो गया, ठीक है। 2x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, इनको भी जोड़ूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 18 प्लस 36 प्लस ये हो जाएगा 90। तो इससे इसको काटूंगा तो x का मान कितना आ गया आपका 30, ठीक है। तो x का मान रखता हूँ, तो यहाँ पे x का मान रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 30। यहाँ x का मान रखता हूँ तो 30 गुणा 2 आपका कितना आ जाएगा 60। अब लेकिन इसको आंसर मत समझ लेना आप, क्योंकि ये 18 साल बाद का है। ये जो हमने माना है ये 18 साल बाद माना है। अब हमें अगर आंसर निकालना है तो हमें 18 साल पहले जाना पड़ेगा वर्तमान में जाने के लिए, क्योंकि ये तो 18 साल बाद माना है x और 2x। तो अगर 18 साल पहले जाएंगे तो 60 में से 18 घटाएंगे, तो 60 में से 18 घटा दोगे कितना आ जाएगा आपका 42। और बेटे की उम्र में 30 में से 18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो वर्तमान में जो पिता की आयु होगी 42 होगी और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 12। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और इस चैप्टर को मैं करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर देख सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ए बी से दुगना अच्छा कामगार है। ए और बी की एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए और बी की एफिशिएंसी की बात हो रही है और ए जो है ना बी से दुगना अच्छा कामगार है, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की उससे दुगनी है, क्योंकि ए उससे दुगना कामगार है। और दोनों साथ में 18 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। इन दोनों काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 18 दिन में, ठीक है। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि दिनों की कुल संख्या गुणा कुल एफिशिएंसी बराबर होता है आपका कुल काम। तो कुल काम की अगर बात करूं, कुल काम निकाल देंगे तो कुल काम कैसे निकलेगा, दिनों की कुल संख्या कितनी है आपकी 18 गुणा दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई, 2 प्लस 1 कितना 3। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई आपका। हमें किसकी निकालनी है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमने निकालना है ए कितने दिन में पूरा करेगा। अगर ए कितने दिन में पूरा करेगा निकालना है आपको, तो ए का भाग दे दो कुल काम में, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों में 18 और 9 तियां 27। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27। इजी क्वेश्चन था, करा चुका हूं आपको, टाइम एंड वर्क की सीरीज में देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि एक 60 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। 60 लीटर का मिश्रण हो गया, इसमें वो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात, यानी कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 2:1 है। कितना है 2:1। अगर बात करूं 60 लीटर मिश्रण की, अब 60 लीटर के अगर 2 हिस्से कर दूंगा ना, तो 60 लीटर को तोड़ो तो 60 लीटर के 2 हिस्से हो जाएंगे 40 और एक हिस्सा कितना हो जाएगा 20, यानी कि 60 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। 60 का 2 हिस्सा ये हो गया दूध वाला, ये हो गया 40, और 60 का सिंगल हिस्सा हो गया 20। 40 और 60 कितना, 40 और 20 कितना होता है आपका 60। अब वो कह रहा है इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी लीटर में मिलाना होगा। यानी कि इस वाले मिश्रण को ना, अब इस वाले मिश्रण को हमने रेशियो जो इसका करना है 2:1 था, अब इसको कर देना है 1:2। 1:2 करना है, मतलब ये 40 जो दूध है और 20 जो पानी है ना, इस वाले रेशियो को अब 1:2 करना है। अभी 1:2 कैसे बनेगा, थोड़ा सा सोचना। 1:2 तब बनेगा जब यहाँ पे 40 होगा और यहाँ पे कितना होगा 80, क्योंकि 40 हो गया 1 और यहाँ अगर 80 आ जाएगा तो हो जाएगा 2। तो 1 और 2 करने के लिए इसको 40 बनाना है, इसको तो 40 ही ठीक है, और इसको 20 को कितना बना देना 80। अब बताओ 20 को 80 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 20 को 80 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 60 जोड़ना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो कितना जोड़ना पड़ा 20 को
80 बनाने के लिए, 1:2 बनाने के लिए 60, तो 60 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा, 60, तब जाके ये 1:2 हो जाएगा, मतलब 40 और 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। ये अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रेनों से संबंधित है, ट्रेनों की गति से संबंधित है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यानी कि 2 ट्रेनें हैं और 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8, अनुपात को हटाओ, x लगा दो, तो हो जाएगा 7x और 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये गति का अनुपात हो गया, ये ट्रेनों की गति का अनुपात हो गया। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि दूसरी ट्रेन दे रखा है कि 400 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो चाल निकाल लेंगे। ठीक है, ये गति दे रखी है तो गति निकाल लेंगे। दूसरी ट्रेन की गति निकालने के लिए गति कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर गति निकल जाएगी। गति कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरी ट्रेन की गति निकल गई 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यानी कि 8x का मान कितना आ गया, 100। ठीक है, 8x का मान कितना आ गया आपका, 100। तो 8x बराबर अगर 100 है तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 एकम 8। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू 12.5। अब x का मान अगर आप यहाँ रखोगे तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहली ट्रेन की गति होगी, तो पहली ट्रेन की गति निकालनी है। पहली ट्रेन की गति है 7x, x की वैल्यू रख दो यहाँ, x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो हो जाएगा 12.5 इंटू 7। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, वही सही होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12.5 इंटू 7 कर देना आपका, तो आ जाएगा 87.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर 87.5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क में जो चेन एंड रूल कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है, और ये मैं आपको करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, एक सड़क को 39 व्यक्ति है, इसमें फॉर्मूला लगता है m1d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। ठीक है, तो एक सड़क को 39 व्यक्ति, यानी कि m1 की जगह आ जाएगा 39 व्यक्ति की बात कर रहा है, मैन की जगह 39 आ गया 12 दिन में, तो d की जगह आ जाएगा 12। 5 घंटे h की जगह आ जाएगा 5 घंटे। ठीक है, ये हमने रख दिया बराबर। आगे कह रहा करके मरम्मत कर सकते हैं तो कितने दिन में। ठीक है, समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति। अब वो कह रहा है दूसरे केस में M2 में समान दक्षता वाले कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे, तो H2 की जगह आ जाएगा 6। ठीक है, H2 की जगह आ जाएगा कार्य करके इस कार्य को पूरा करेंगे। कह रहा है कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर जाएंगे, मतलब D2 हमने निकालना है, तो D2 को ले लो आप x। D2 हमने निकालना है तो D2 को क्या ले लिया, x। वो कह रहा है ना कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को पूरा करेंगे, तो इसकी जगह x ले लिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कट करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 5 से इसको काट देंगे, 5 छक्के 30, 2 से इसको काट देंगे, 2 तियाँ 6, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 13 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, चेन रूल का, समझ में आ गया हो। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लग रहा है पढ़ने से ही, तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पुस्तिकाओं को समान रूप से एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त वितरित किया गया है। बच्चों को पुस्तिकाएं फ्री में बांटी गई। ठीक है, पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग थी। ठीक है, एकदम से लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रही, तो जब पकड़ में नहीं आती क्वेश्चन को लास्ट से शुरू किया करो। ठीक है, पढ़ते जाओ।
अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता, वो कह रहा है यदि बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता तो प्रत्येक बच्चों को 16 पुस्तिकाएं मिल जाती। कुल कितनी पुस्तिकाओं का वितरण किया गया, वो पूछ रहा है कुल कितनी पुस्तिकाएं बांटी गई। देखो पुस्तिकाओं की बात आ रही है तो क्वेश्चन आगे से देखो एकदम से लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो पीछे से आगे को लैंग्वेज को ले चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाली लाइन पढ़ता हूं, अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूं, यदि बच्चों की संख्या क्या हो, यदि बच्चों की संख्या आधी, यदि बच्चों की संख्या आधी हो तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पुस्तिका मिलेंगी, 16 पुस्तिका मिलेंगी। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पुस्तिका मिलेगी, 16। ये कब, यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाए, ठीक है। तो यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाए, अब इसी में मैं एक केस बनाता हूं, ठीक है। यदि बच्चे पूरे हों, यदि बच्चे पूरे हों, देखो जब बच्चे आधे हुए तो 16 पुस्तिकाओं मिली। अगर बच्चे पूरे होते तो पुस्तिकाओं की संख्या क्या हो जाती, आधी। क्यों, जब बच्चे आधे हैं, बच्चे क्लास आधी हो गई तो सबको डबल पुस्तिका मिली होगी। अब क्लास में बच्चे पूरे हैं तो इसका मतलब सबको क्या होगा, पुस्तिकाएं कम बटेंगी। तो इसका मतलब जब बच्चे आधे थे तो 16 पुस्तिकाएं बटी, जब बच्चे पूरे होंगे तो कितनी पुस्तिका बटेंगी, 8 पुस्तिका बटेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं शुरुआत से, ठीक है। पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली, यानी कि प्रत्येक बच्चे को मिली, यानी कि शुरुआत में बात कर रहा है जब बच्चे पूरे थे, प्रत्येक बच्चे को मिली बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग थी। यानी कि बच्चों की संख्या का ना, बच्चों की संख्या पता करेंगे, बच्चों की संख्या का जो वो कह रहा है 1/8 भाग था, ठीक है। उतनी पुस्तिका बटी। अब देखो क्लास में जब पूरे बच्चे थे, बच्चों को में मुफ्त में वितरित किया गया, पुस्तिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक बच्चे को मिली, ठीक है। बच्चों की संख्या का 1/8 भाग थी, मतलब बच्चों की संख्या का मतलब गुणा 1/8 भाग, कितनी पुस्तिकाएं मिली बराबर हर बच्चे को, 8 पुस्तिकाएं मिली। तो यहाँ से बच्चों की संख्या निकल गई 8 × 64। बच्चों की संख्या कितनी निकल गई, 8 × 64। और जब बच्चे पूरे थे प्रत्येक को कितनी पुस्तिका बटी, 8। तो पुस्तिकाओं की कुल संख्या जो हो जाएगी, पुस्तिकाओं की कुल संख्या देखो क्लास में कितने बच्चे हैं, 64, गुणा प्रत्येक को कितनी मिली है पुस्तिका, 8 पुस्तिका मिली है। तो 64 × 8 गुणा कर देंगे, 8 × 32 का 2, ठीक है। 8 × 48, 48 और 3 हो जाएगा आपका 51। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 512। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा के दिया हुआ था। तो ये हमने मैथ के जो 14 क्वेश्चन आए थे 2016 के आरओ में कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगला वीडियो जो लेके आएंगे रीजनिंग के जो आपके 16 क्वेश्चन आए थे वो करेंगे। तो दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।